नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और बात करेंगे केदारनाथ उपचुनाव की जंग की। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर मनोज रावत को इस क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस ने मनोज रावत को फिर से टिकट देकर उनके अनुभव और स्थानीय जनता के साथ उनके संबंधों को ध्यान में रखकर किया। कांग्रेस के लिए ये चुनाव जीतना बेहद महत्वपूर्ण है, तो वहीं इसके अलावा ये बीजेपी के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर जब शैला रानी रावत की लोकप्रियता को देखते हुए उनकी विरासत को बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि बीजेपी भी आज ही अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने 28 अक्टूबर के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्यक्रम तय किया है। बीजेपी पिछले 2 उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के रथ को रोकने की कोशिश भी कर रही। तो वहीं अगर बात करें बीजेपी प्रत्याशियों की, तो टॉप 4 दावेदारों के नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें पहला नाम आशा नौटियाल का सबसे ऊपर चल रहा है। दूसरा नाम कुलदीप रावत का है, जो अभी कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए। इसी के साथ दिवंगत विधायक शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या रावत को भी प्रमुखता से रखा जा रहा है और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कर्नल अजय कोठियाल को लेकर भी दावा किया जा रहा है। इसी पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी और कांग्रेस प्रवक्ता गिरिराज हिंदवन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यूकेटी प्रवक्ता अनुपम खत्री जी भी जुड़ गए। आपका भी स्वागत है सर जनता टीवी पर। और आज की इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी रविंद्र कुमार जी आपसे। कांग्रेस ने तो एक बार फिर से अपने उसी प्रत्याशी पर दांव चला है जो 2022 में भी चुनावी मैदान में थे, और खास बात यह भी है कि चुनाव के बाद भी, नतीजे आने के बाद भी वो 2022 से लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय है। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव की जो जीत का रथ है कांग्रेस का, क्या अब उसे केदारनाथ उपचुनाव में रोकने में बीजेपी कामयाब होगी? जागृति जी, इन्होंने अपना टिकट फाइनल किया, मनोज रावत जी को टिकट किया, उनको मैं बधाई देता हूं जी। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को आज रात में, आपको कल सुबह उसकी घोषणा मिली होगी, और नामांकन की प्रक्रिया भी लगभग हमारे जो भी इसमें संगठन की ओर से जो प्रक्रिया होती है वो पूरी कर ली गई है। अब मैं आता हूं केदारनाथ चुनाव पे। तो देखिए कि लास्ट टाइम भी मनोज रावत जी चुनाव लड़े थे, स्थिति क्या थी, क्या रहा रिजल्ट, सबने देखा है। और आप जिस प्रकार से कहा है कि चुनाव का जीत का रथ, तो जीत का तो कोई रथ था ही नहीं। देखिए, हम मंगलौर सीट पे, हाँ, मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर जीत हासिल की ना, उसी के बाद थोड़ा कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। देखिए, बद्रीनाथ और मंगलौर की दोनों सीटों पे भाजपा नहीं थी जी। दोनों ही सीटों पे अगर देखेंगे तो कांग्रेस थी जी। कांग्रेस के विधायक कांग्रेस की को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, और मंगलौर की सीट ऐसी थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं जीती थी, और बड़े अंतर से हमारे को वहां पे जो है कहीं ना कहीं देखना पड़ता था, जो लगभग 476 वोटों के अंतर से हम उसको रह गए। एक सौभाग्य की, एक भाग्य की बात है कि हम वहां नहीं जीत पाए, और बद्रीनाथ सीट पर भी लोकसभा के चुनाव में हम एक बड़े अंतर के साथ विधानसभा की जीत को लेकर आए। ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय होता है, लेकिन आज जिस प्रकार से जो है केदारनाथ की जनता, और जिस प्रकार से बद्रीनाथ जीतने के बाद, और खासकर अयोध्या जीतने के बाद इंडी गठबंधन ने जिस प्रकार से सनातन लोगों को अपमानित करने के लिए घृणित कमेंट किए, चाहे कांग्रेस हो चाहे इंडी गठबंधन के लोग हो, वो सभी सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू समुदाय को, बड़ी संख्या को, बहुसंख्यक को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा। जीत और हार अलग विषय है, चुनाव में मुद्दे होते हैं, कई बार नहीं समझ आते हमारी बात को, तो इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए। तो इस अपमान का बदला कहीं ना कहीं जनता लगा। ऐसे ही यही काम इन्होंने बद्रीनाथ जब जीते थे, तो यही बातें इन्होंने तमाम तरीके से कही थी। तो ये कहीं ना कहीं केदारनाथ की जनता, जो एक जागरूक जनता है, उत्तराखंड की समस्त जनता जागरूक है, ठीक, वह अपने स्थानीय मुद्दों को देखते हो। ठीक है, वो जीत हार किसी की भी हो सकती है, लोकतंत्र में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब 2 जने खड़े होंगे, 3 जने खड़े होंगे, जितना किसी एक को पड़ेगा, हमारी बात कई बार समझ आ जाती है,
कहीं हमारे से गलती हो जाती है, उन गलतियों को सुधारते हुए हम फिर दोबारा से जाते हैं और कहीं ना कहीं हम एक बड़े अंतर के साथ केदारनाथ को दोबारा से जीतेंगे, क्योंकि ये ठीक शैलराम रावत जी के अधूरे कार्य को पूरा करने का कार्य करेगा जो भी है। ठीक। अनुपम खत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल की इस बार उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है? नमस्कार। सबसे प्रथम में मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि मैं यूकेडी प्रवक्ता नहीं, मैं राष्ट्रीय लोकदल में आ चुका हूं और इस समय राष्ट्रीय लोकदल का मुख्य प्रवक्ता हूं जी। तो पहले तो ये जो त्रुटि हुई है चैनल से, मैं गुजारिश करूंगा कि इसे सही करें। मैं अब उत्तराखंड क्रांति दल का पक्ष नहीं रखता, अब मैं राष्ट्रीय लोकदल का जय जवान जय किसान हूँ, मजदूरों की पार्टी से जुड़ा हूँ। तो अब जो हम पक्ष रखेंगे वो आरएलडी की तरफ से रखेंगे। ठीक है अनुपम। मेरा अनुरोध है कि मेरे नाम के नीचे जो प्रवक्ता यूकेडी चल रहा है, अगर सुधर सके तो इसे सुधार दीजिए, नहीं तो आपके दर्शकों को कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, हो गया, अपडेट हो गया है अनुपम खत्री जी। जी देखिए, जिस तरह अभी हमारे आदरणीय भाई रविंद्र जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि जनता कई बार हमारे संदेश समझती है और कई बार नहीं समझ पाती जी। लेकिन मंगलौर चुनाव की अगर आप बात देखेंगे तो मंगलौर में भाजपा ने बढ़त हासिल करी जी। अपने पुराने इतिहास को बदलते हुए वो काफी बड़ी बढ़त पे आई और ये भी एक कांग्रेस के लिए मैं मानता हूं चिंता का विषय जरूर होना चाहिए। हाँ, केदारनाथ की जहां तक हम बात करते हैं, केदारनाथ में बहुत सारे इशू हैं और केदारनाथ की जनता बहुत से क्रमों में इस समय गुजरी है पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो हमारे केदारनाथ मंदिर में लगे हुए स्वर्ण की बात हो। अभी हमने हाल में देखा कि केदारनाथ के पंडित आंदोलन में भी आए जो कभी नहीं हुआ, लेकिन इतना विश्वास है कि एक अच्छे नेतृत्व में चलते हुए जल्दी ही वहां पे सारी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। पिछले लंबे समय से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेताओं को और मिनिस्टर्स को वहां भेज रखा है और उस क्रम में वो लगातार जनता को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो हो सकता है कि चुनाव के परिणामों में कुछ सुधार जरूर हो। ठीक है। सीधा मैं गिरिराज जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन जब हम जिक्र करते हैं इससे पहले हुए 2 उपचुनाव का, बेशक उसमें कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन अनुपम खत्री जी का भी कहना है कि मंगलौर सीट पर तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और जो दोनों सीटें थी जहां पर उपचुनाव पहले हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। लेकिन केदारनाथ सीट एक ऐसी सीट है जहां पर पहले बीजेपी के ही जो है विधायक थे और अब जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी दिलचस्प हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केदारनाथ को लेकर के जो एक मैंडेट है, वहां पर शैला रानी रावत जी के बाद जिस तरीके से जो 4 दावेदार हैं वो चारों ही कहीं ना कहीं स्ट्रांग जरूर है, तो कांग्रेस के लिए चुनौती है या फिर बहुत कॉन्फिडेंट है कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी? जागृति जी, अभी केदारनाथ उपचुनाव की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। आज हमारे कैंडिडेट भी जो है फाइनल हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत कैंडिडेट होंगे जी। और जागृति जी, जब मैं अभी रविंद्र भाई को बड़ा सम्मान में उनका करता हूं, भाजपा के प्रवक्ता हैं जी, जब हार को भी वो जस्टिफाई कर रहे थे, अभी मैं देख रहा था, सुन रहा था उनको कि क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन, स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण, हार भाजपा की हुई है जो पहले सुन रहे जागृति जी, ये मिथक था चुनाव। भाजपा शासित है प्रदेश में, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव था उपचुनाव, बद्रीनाथ जी और बंगलौर जी, भाजपा का पूरा शराब तंत्र, भाजपा का पूरा पैसा तंत्र, पूरा प्रशासनिक अमला काम कर रहा था, फिर भी हम लोग हार की तरफ बढ़े। अब आप स्वयं सोचिए, प्रदेश का जो जनमानस है, जो उत्तराखंड में वास कर रहा है, वो इशारा किस तरफ दे रहा है? हम लोग पर उन दोनों सीटों पर तो पहले से भी, जी सुनिएगा, उन दोनों सीटों पर तो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी ना। जागृति जी सुनिएगा, वही मैं आपको भी सुन रहा हूं और इनको भी सुन रहा हूं। आज भाजपा केदारनाथ उपचुनाव की तरफ जो हम लोग बढ़ रहे हैं जी, ये डरी हुई मुद्रा में है, पार्टी भयभीत है। आज 4-5 कैबिनेट मंत्री 5 मंडलों को संभाल रहे हैं केदारनाथ जी में। केदारनाथ असेंबली में 5 पॉकेट्स में 5 कैबिनेट मंत्री हैं इस समय भाजपा के जो संभाले हुए। जिन कैबिनेट मंत्रियों ने
जागृति जी 3 माह पूर्व तक वहां की सुध नहीं ली थी। ठीक। इस चुनावी माहौल में सीएम साहब जाते हैं, घोषणाएं करके आते हैं 40 और 41, जो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगी, कार्यान्वयन की तरफ नहीं जाएंगी। उस विधानसभा क्षेत्र में आप देखिएगा चुनावी घोषणाएं, जनमानस जो वहां वास कर रहा है इस समय केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में, जागृति जी ठीक। वो समझ चुका है, उसको जो दंश मिला है, जो पीड़ा भाजपा ने वाकई आपदाग्रस्त क्षेत्र जब अभी हुआ था, जब फ्लड वहां पे आया था जागृति जी, हाँ, उस फ्लड में जो गरीब ग्रामीणों के घर जो नेस्तो नाबूद हो गए, वाकई जो टूट गए, ध्वस्त हो गए, उन तक मुआवजा नहीं पहुंचा। सुनिएगा, तो 2017 से 22 तक भी तो आप ही के विधायक थे वहां पर। आप सुनिएगा, आज जो शासित भाजपा है, भाजपा से सवाल बनते हैं ना जागृति जी। ठीक। आज जो स्थिति है, वहां का जो पंडा पुरोहित है, जिनको देवतुल्य में मानता हूं, जो केदार बाबा है, वाकई वहां पे जो पूरे पुजारी के रूप में होते हैं, वहां का जो छोटे से छोटा जागृति जी व्यवसायी है, जो वाकई इंफ्रा के नाम पे इन्होंने उनके जो घर थे वो जमींदोज कर दिए भाजपा ने। ठीक। इस बात को कैसे वहां की वो जनता, जो पीड़ित जनता है, जो छोटे से छोटा व्यवसायी है, या पंडा पुरोहित है, जिसको इंफ्रा के नाम पे इस पार्टी ने हाथ किया है, कैसे भूल सकता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चुनाव में जो मतदान होगा, मतदान जो होने वाला है, ठीक है, 20 नवंबर को आप देखिएगा, प्रतिशोध जो होता है वोट के रूप में परिणति होती है उसकी, वोट के रूप में जनमानस सबका प्रतिशोध देता है। ठीक है, रविंद्र कुमार जी से तैयार रहे। ठीक है, रविंद्र कुमार जी से पूछ लेते हैं, आप देखिएगा। ठीक है, रविंद्र कुमार जी। जी जी जी, देखिए गिरिराज जी जो है बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और बड़ी ताकत के साथ पक्ष रखते हैं। प्रतिशोध 3 बार इन्होंने ऐसा कहा, मेरे को तो डर लग गया। मैंने कहा भाई ये कौन सा प्रतिशोध लेने की बात करें। तो हिंदुवान जी, प्रतिशोध वगैरह कुछ नहीं होता। लोकतंत्र में चुनाव होता है और चुनने की प्रक्रिया होता है लोगों को। लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं अपने कैंडिडेट के लिए और मुद्दों पे बात करते हैं। रही बात आप जिस प्रकार से कह रहे थे कैबिनेट मंत्री है, मुख्यमंत्री, अरे भाई केदारनाथ उत्तराखंड में ही है, इस राज्य का हिस्सा है। पूरे विश्व पटल में केदारनाथ की एक पहचान है। लोग बड़े सम्मान के साथ देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ के नाम से आते हैं। और आज जिस प्रकार से पर्यटकों को की लगातार जो आने की आस्था को लेके जो लोगों की यहाँ पे रुझान बढ़ रहा है, तीर्थाटन हो, पर्यटन हो, उसकी सुचारू व्यवस्था को सुधारने का काम जिस प्रकार धामी जी के नेतृत्व में हुआ है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार बार बार अपनी झूठ की दुकान से नफरत का सामान समाज के अंदर बांट रही है। ये कहीं ना कहीं आपको इसको जो आपका हरियाणा में हुआ, ये कहीं केदारनाथ की जनता देगी। और जिस प्रकार से अपने बद्रीनाथ जैसे धाम की सीट को जीतने के बाद एक बहुसंख्यक वर्ग को अपमानित करने के ऊपर तंज कसते थे आपके नेता, आपके प्रवक्ता, आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता, चाहे अयोध्या की सीट हो चाहे बद्रीनाथ की सीट हो। ये केदारनाथ की जनता ने देखा है। जिस प्रकार से आप अपमानित करते थे आपके नेता, कई कार्यकर्ता फेसबुक पे, ट्विटर पे और अपने वक्तव्यों पे, तो कहीं ना कहीं केदारनाथ की जनता इसको लेगी। और दूसरी बात, हम खाली इस विषय पे बात नहीं कर रहे। आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने मिलकर जो केदारनाथ को डेवलप करने का कार्य किया है, वो कहीं ना कहीं देश की जनता भी महसूस कर रही है। और इसका जो प्रमाण है वो यही है कि लगातार यहाँ पे संख्या जो है केदारनाथ में आने वाले लोगों की बढ़ रही है। रविंद्र जी, आपने वहां पे जमींदोज कर दिया। ठीक है, अनुपम खत्री जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा रिएक्शन ले लेते हैं। अनुपम जी, जिस तरीके से गिरिराज जी ने कुछ आरोप लगाए, उनका कहना है कि वहां पर जो व्यवसायी हैं उनके साथ गलत हुआ, या इंफ्रा के नाम पर उनके व्यापार को, उनके घरों को जमींदोज करने का काम किया गया। तो क्या बतौर एक राजनीतिज्ञ आप इस बात से वाकिफ हैं, या फिर आपको लगता है कि क्योंकि केदारनाथ एक धार्मिक स्थल है, वहां पर सिर्फ प्रदेश के ही नहीं देश भर के लोग आते हैं, तो क्या ये वहां की जरूरत है, या फिर आप मानते हैं कि केदारनाथ के लोगों के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर किया गया है वहां पर बदलाव, वो उनके साथ दुर्व्यवहार है?
ये बात भाजपा को समझनी होगी। जो केदारनाथ में घटित हुआ जी अतिक्रमण को लेके, कोर्ट के आदेशों को लेके, और वही जो मैदान में हुआ, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ग्राउंड रियलिटी ये बिल्कुल सही है कि केदारनाथ की जनता इस बात को लेके आक्रोशित है, जी और ये भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है। ऐसा नहीं है कि ना समझ है, उनके पास भी पूरे सर्वे हैं। इसके अलावा जो वहां केदारनाथ अध्यक्ष को लेके बार बार बातें आई हैं मंत्री समिति के, उसको लेके भी आक्रोश है। केदारनाथ में आक्रोश की कमी नहीं है, जी लेकिन अगर उन आक्रोशों के बिहार पे कांग्रेस ये समझे कि हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है केदारनाथ में ये सोचना कांग्रेस की भी भूल हो। क्योंकि जो जानकारी मेरे पास है, उस जानकारी के अनुसार 11 नामांकन पत्र लिए जा चुके हैं अब तक। जी तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के अलावा 9 कैंडिडेट और भी हैं, जी और हो सकता है 11 के बाद कोई 12 भी आ जाए। अब वो 12 कोई सरप्राइज बड़ा हो। देखिए, हम भले ही राष्ट्रीय लोकदल में केंद्र में भाजपा के साथ घटक दल के स्वरूप में हैं, लेकिन जब जनता की बात आती है तो आपने किसान आंदोलन के समय पे किसानों के हित के लिए भी देखा होगा जी कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी ने किसानों का साथ दिया। हम जनता के लिए हैं, जनता से हैं। हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं से प्रेरित होके आरएलडी के हिस्से हैं। ठीक। और केदारनाथ में जो पिछले कुछ दिनों से घटनाक्रम हम लोगों ने लगातार देखा, और आपके सम्मानित चैनल ने तो उसको पूरा कवर किया, जी आपसे तो कुछ बात छुपी नहीं है। उन सब बातों को लेके ये बात निश्चित तौर पे तो जरूर है कि वहां की जनता में आक्रोश है, और शायद अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर नहीं किया, जी उस डिक्लेरेशन के ना होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, वो तो भारतीय देखिए, जनता कभी पार्टी भी किसी ठीक है, वो तो भारतीय किसी भी जनता एक पार्टी सीट के बेहतर लिए- जानती होगी कि वो किस आधार पर टिकट वितरण वहां पर करेगी, क्योंकि 4 दावेदारों का तो नाम सामने आ रहा है। लेकिन इससे अलग हट करके बिल्कुल, भी कोई क्या? दावेदार जरूर हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमीनी हकीकत को देख करके फिर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। लेकिन गिरिराज जी, मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए भी करना चाह रही हूँ क्योंकि मनोज रावत जी 2017 से 2022 तक वहां पर विधायक रहे, फिर 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो वो तीसरे नंबर पर आ गए। अब एक बार फिर से कांग्रेस ने उन्हें टिकट जरूर दिया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि चुनौती हो सकती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो अभी महज केदारनाथ की हम बात करें तो अभी महज 2 साल का कार्यकाल रहा है, इससे पहले तो कांग्रेस ही थी ना वहां पर 5 साल तक। जागृति जी, मनोज रावत अगर डिक्लेयर्ड कैंडिडेट है, पूरी लीडरशिप जो है, जी पूरा एनालिसिस किया गया, पूरा सर्वे किया गया, जी करण महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, टॉप लीडरशिप साथ में होगी, जी और बूथ स्तर का कार्यकर्ता पूरे बल के साथ इस समय इस चुनाव में उतरने वाला है। ठीक। आज जागृति जी, सिर्फ फुटबॉल और अंतर कलह भाजपा के अंदर जो चल रहा है, अभी तक कैंडिडेट का फाइनल न होना, आप स्वयं सोचिए, अभी तक कल तक ये कटघरे में खड़ा कर रहे थे भाजपा वाले कांग्रेस को, क्या कैंडिडेट फाइनल नहीं कर रहे? आपके सिर्फ फुटबॉल है। अरे भाई, सिर्फ फुटबॉल और अंतर कलह आप क्या है तो नजर आ रहा है। और जागृति जी सुनिएगा, आज जो स्थितियां हैं, इनका भाजपा का झूठ, छल और छद्म आज जनमानस जो है उत्तराखंड में जो बात कर रहा है वो समझ चुका है कि वाकई इन 7 वर्षों में बेरोजगारी चरम पे है। महिला अपराध के क्षेत्र में 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे लेके आ गई है भाजपा इस राज्य को। राज्य जननी बन चुका है उत्तराखंड महिला अपराध के क्षेत्र में, इनके लोग उसमें शामिल हैं। आज सोना चोरी के मामले में जो गर्भगृह से सोना चोरी हुआ है, जिसमें शंकराचार्य बोले हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, 228 किलो जो सोना चोरी हुआ है उस पर कोई जांच नहीं बिठाई इन्होंने आज तक। ठीक, तो नाराजगी होगी, जनमानस पीड़ित है, आहत है, कष्ट में है। ठीक है, अगर वाकई परेशानी की मुद्रा में जनमानस है तो वोट की परिणति कहां जाने वाली है? और कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उस जनमानस के साथ लगातार खड़ी रही, सुन लीजिएगा, फ्लड में भी खड़ी रही। ठीक है रविंद्र ठीक है रविंद्र कुमार जी, अब कांग्रेस प्रवक्ता जी का तो कहना है कि भाई मनोज रावत जी जो हैं वो 2022 में चुनाव के नतीजे आने के बाद भी वहां पर सक्रिय हैं और खास तौर पर पूरे नेतृत्व के साथ वहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो क्या बीजेपी के लिए कोई भी चुनौती नहीं है? क्योंकि आपके तो प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ और विपक्ष कह रहा है कि आप में तो
अंतर कर रहे हैं, इसीलिए आप अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ प्रत्याशी चुनने की प्रक्रिया है जी। एक नीचे जमीनी स्तर से लेके और ऊपर तक शीर्ष नेतृत्व तक छनते छनते जा पाए। और दूसरी बात यह है कि आपको इतनी चिंता क्यों रही है? समय से पहले नामांकन कर देगा हमारा प्रत्याशी। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूं। जब मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मनोज रावत जी की सुनी, जिसमें करण महाराज जी थे, मनोज रावत जी कैंडिडेट कांग्रेस के एक धड़े के हैं। आपको मैं इस चुनाव के बीच में ही सुना दूंगा। ठीक। जब एक बड़ा धड़ा मनोज रावत के विरोध में बयान देगा, और ऐसा ना हो कि कल परसों में नामांकन के समय आ जाए। अरे प्रवक्ता भाजपा के हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं ना, आपने कुलबे को पहले देखो। अरे रविंद्र जी जो आपके अंतर्गत है, अब गिरिराज जी, जब आप अंतरकलह की बात, गिरिराज जी जब आप अंतरकलह का प्रश्न उठाएंगे दूसरी पार्टी पे, तो दूसरी पार्टी भी तो डिफेंड करेगी ना अपने आप को। क्या स्थितियां है बताइए आप? जागृति जी का अभी जब देखिए करण महाराज जी, ठीक है, मेरे सीधी गिरिराज जी लौटूंगी आपके पास। कुलबे को छोड़ दीजिए। अरे भाई महाराज जी फाइनल कर चुके हैं कैंडिडेट हो गए अध्यक्ष बने हुए, इन्होंने अभी तक अपनी फाइनल में करना करी है। निश्चित रूप से जागृति जी इशारा करता है बड़ा इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट है। और आपको इस बात की जानकारी ये कुलदीप रावत जी कहते हैं अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा मैं कांग्रेस के खेमे में चला जाऊंगा, मंच पे चला जाऊंगा। आप स्वयं सोचिए, ऐसे लोग इनके पैनल में खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं जड़ों में आपको कल ही दिखा दूंगा। कल परसों में आप देखेंगे कि इनके एक बड़े नेता का बयान आ रहा होगा। आपका जो हम लोग सुनिए, आप कांग्रेस पार्टी का जो अंतरकलह बता रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल बता रहे हैं, अब तो कैंडिडेट फाइनल कर गए भाई। उस सिर्फ फुटबॉल में भी, उसका अंतरकलह में भी। लेकिन आप लोगों का जो स्थिति आपकी है पार्टी की, आप नहीं मानो के बारे। ठीक है, अरे मैं ऐसे नेताओं का नाम गिनोगे, बताइए किसने दिया अभी तक बयान? पार्टी रविंद्र जी इस समय चलिए ठीक है, करीबी मुद्रा में है, जमानत आपकी जब्त होने वाली है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में, आप देखिएगा। ठीक है। वो जमानत किसकी जब्त होती है और किसका प्रत्याशी वहां पर विधायक बनता है, उसके लिए भी ज्यादा लंबा इंतजार नहीं है। अब 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर भी साफ हो जाएगी। अनुपम खत्री जी, केदारनाथ उपचुनाव की जंग को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि वहां पर मुख्य पार्टी तो बीजेपी और कांग्रेस है, और जंग भी इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर अभी तक 11 प्रत्याशियों ने नामांकन जो है 11 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है, नामांकन दाखिल की प्रक्रिया जारी है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बढ़ते हुए प्रत्याशियों के नंबर हैं वो भी दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं? बिल्कुल चिंता का विषय रहेंगे, और चिंता तो पहले से लाजमी इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के लिए ये बहुत बड़े एक इज्जत का सवाल, ऐसी सीट को हासिल करना एक बड़ा लक्ष्य है, और कांग्रेस इसी का फायदा उठाना चाह रही है जी। लेकिन कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि पहाड़ की जनता कांग्रेस से भी कोई ज्यादा खुश नहीं है। कांग्रेस के शासन को 2 बार नकार चुकी है। बिल्कुल। और कांग्रेस जो अपनी सरफुटबॉल की बात करती है, तो सरफुटबॉल तो जग जाहिर है उनकी। कैंडिडेट का नाम सिर्फ डिक्लेयर करने मात्र से ऐसा साबित नहीं होता कि सरफुटबॉल खत्म हो गई है जी। अभी जब क्रम शुरू होगा चुनाव का, जब चुनाव में नेताओं का आना शुरू होगा, जब उसके साथ बयानबाजी शुरू होंगी, तब और सारे कई जो है नए भर के आएंगे चित्र। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से हम आरएलडी में आज हैं और हम देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौतियां कम नहीं। बिल्कुल। आपके 4 प्रत्याशियों के वहां पे दावेदारी हैं, जिनमें से ऐश्वर्या जी हैं, जिनमें चंडी जी हैं, जिनमें आशा नौटियाल जी हैं, कुलदीप रावत जी हैं, और इनको लेके भी एक बड़ी मशक्कत तो चल रही है। बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल जाहिर है कि वो मशक्कत अगर बड़ी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी अब तक नाम अपना डिक्लेयर कर देती। ठीक। और आरएलडी की तरफ से देखते हुए जो आपने सबसे मुख्य प्रश्न किया, हम क्या देखते हैं इस मौके को, तो ये मौका एक इस तरह का अवसर है कि इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य की जो ये जंग है, जो जनता दोनों से ही नाखुश है जी। तो हो सकता है किसी तीसरे दल को या किसी तीसरे प्रत्याशी को इसका लाभ मिल जाए और एक नया चेहरा उभर के वहां से आए, एक नया प्रत्याशी वहां से विधायक बन जाए। अब वो विधायक या तो इनकी पार्टी से निकला हुआ भी हो सकता है
या कोई नया चेहरा भी हो सकता है। अभी हमने हाल में देखा, यहाँ एक चर्चित ठीक। पत्रकार हैं, तो उन पत्रकार ने भी वहां से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी है। ठीक है। अब अगर पत्रकार जैसे लोग जो जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं और वो वहां के मूल निवासियों में हैं, वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह तो इन दोनों बड़े दलों में है, जिनको उत्तराखंड में सबसे बड़े दो दल माना जाता है। ठीक है। तो ये दोनों के ऊपर ही समानांतर रूप से एक बड़ा सवाल है, दोनों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। पैनल में बैठ के प्रवक्ताओं की बहस अपनी जगह है, लेकिन धरातल की सच्चाई से हर कोई अवगत है, हर कोई वाकिफ है। ऐसा नहीं कि रविंद्र जी वाकिफ नहीं है या गिरिराज जी वाकिफ नहीं है, हकीकत से दोनों ही वाकिफ हैं। मैं भी वाकिफ हूँ, आप भी वाकिफ हैं। ठीक। अब जनता का जो बहुमत है, जनता का जो फैसला है, जनता किसको अपना विधायक चुनेगी, ये तो जनता के मन में दबा हुआ है। बिल्कुल। जो वोट की काउंटिंग के समय पे सामने आएगा। तो मेरी दोनों ही दलों को एक सलाह है कि अपने आपसी इस खींचातानी को प्रदर्शित करने के बजाय अपने अच्छे परफॉर्मेंस को प्रदर्शित करें केदारनाथ में, क्योंकि केदारनाथ विगत कुछ समय से लगातार आहत हो रहा है। वहां के लोगों की जो मांग है, धर्म नगरी है, वो एक धर्म स्थल है, वो एक बड़ा धाम है, उसका पूर्वज स्वरूप जो उसका ओरिजिनल स्वरूप था वो आज बदल चुका है, वो पूरी तरह से बदल चुका है। वहां के लोकल के जो माफ कीजिएगा अनुपम खत्री जी, आपको रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही फिलहाल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी 10 प्रत्याशियों ने अभी तक अपना नामांकन दाखिल किया है। 29 तारीख नामांकन दाखिले की अंतिम दिन है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि जनता का अंतिम फैसला क्या होता है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।